हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, सीटेट के पर्यावरण का जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी बेस्ड, वो लगभग समाप्त हो गया है। उसका अंतिम भाग, अब उसको पीडालॉजी और आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ रोग से बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ कानून संबंधी प्रश्न हैं, उनको अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो आप 2 वीडियो मान के चलिए सीटेट के और आएंगे, उसमें पूरा वो तथ्य ख़त्म कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब प्रकाश का जो पार्ट चल रहा था उस पार्ट को अब कंटिन्यू करेंगे। तो प्रकाश में जैसे आपको मैंने परावर्तन अपवर्तन दिखाया, ठीक है, उसके बाद दर्पण के बारे में बताया, अवतल उत्तल से संबंधित क्वेश्चन जितने भी थे, तो वो सब बताने के बाद अब थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और आपका वर्ण विक्षेपण जो चीज़ें हैं, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। इसके बाद लेंस और प्राथमिक रंग जो टीवी में यूज़ होते हैं हमारे, लाल, हरा, नीला, उससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो आपका लाइट पूरा कवर हो जाएगा और इससे मान के चलिए बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है साथियों, बस आप मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है। फालतू बकवास की चीज़ें जो सिर्फ मैं कथा बाँचूँ, ज़बरदस्ती लंबे लंबे वीडियो बनाऊँ, उसका उद्देश्य नहीं है मेरा। आपको वो तैयारी करनी है जो सिर्फ पेपर में आता है। उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको चिड़िया बताया था ना, चिड़िया की आँख पे निशान लगाना है। आपको इधर उधर पेड़ और गली में निशाना नहीं लगाना है, आपको कहाँ लगाना है? चिड़िया की आँख पे निशान लगाना है। चलिए देखते हैं क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम ही समझ लीजिए कि अगर कोई सरफेस से एक रेज निकले तो क्या हो, वो पूरी क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए ना। रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन की घटना हो ही ना, तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम ही है उसका। तो देखिए, ये आप जानते हैं, ये सघन माध्यम मतलब जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। सघन मतलब जो ज़्यादा डेंस हो, विरल मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो। या जैसे कि अगर मैं यहाँ ले लूँ वाटर, यहाँ ले लूँ एयर, तो वाटर से एयर जब रेज जाती है तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन में या अपवर्तन में कि वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, यानी जो परपेंडिकुलर है उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है। और दूसरी कंडीशन ये बताई थी, जिसको मैंने क्रांतिक कोण की डेफिनेशन बताई थी, कि सघन से विरल की ओर जब किरण जाए तो जो अपवर्तन कोण है, मतलब जो विरल माध्यम में कोण बन रहा है, अपवर्तन होकर कोण बन रहा है, उसका मान 90 डिग्री हो, और जिसके लिए आपतन कोण का मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण वो है जिसका अपवर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टेड कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो कहलाता है आपका क्रांतिक कोण। पिछले वीडियो में बताया था। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, ये जो कोण है अपवर्तन वाला, इससे बड़ा कोण बने, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बन जाए, तभी तो इस सरफेस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरह दिखाई देगा। मतलब वो आया और वापस हो गया अभिलंब से, तो क्या होगा, ये कोण क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। कौन सा कोण? ये जो आपका सपोज दैट आर बोल रहे हैं, तो आर क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसके लिए आई जो आएगा वो आई क्या नाम है, क्रांतिक कोण से बड़ा कहलाएगा। क्योंकि क्रांतिक कोण क्या था, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री था, और 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो वो कोण कौन सा, किस कंडीशन का कहलाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप डायग्राम से भी देख लीजिए, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी अपवर्तन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस गई और रेस क्या हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रही है। यानी इसी को तो बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब वापस आना, आंतरिक परावर्तन हो जाना। गई सरफेस से आंतरिक ही परावर्तित हो गई, अपवर्तित हुई नहीं। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो क्रांतिक कोण की भी कंडीशन थी, प्रकाश अधिक घनत्व मतलब सघन से कम घनत्व विरल में जाए, मतलब वाटर से वो एयर में जाए, जल से वायु में जाए। हमेशा नहीं, मतलब कांच से जल भी हो सकता है ना, जो ज़्यादा डेंस हो उससे कम डेंस में जाए। ये पहली कंडीशन हो गई, वो आप सब जगह देख ही रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन ना हो, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन हो ही ना, तभी तो रिफ्लेक्शन हो पाएगा पूरा, तो रिफ्रैक्शन हो ही ना। तीसरा कंडीशन क्या है, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। ये बताया ना अभी आपको, 90 डिग्री पे क्रांतिक कोण और इससे भी अधिक कोण हो जाए, उसके लिए जो आपका आपतित कोण है या क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल है, वो 90 डिग्री के लिए से भी अधिक वैल्यू का हो, तो वो क्या कहलाता है आपका
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन का कोण कहलाता है। मतलब 90 डिग्री आपका बन रहा हो जिसके लिए इंसिडेंट एंगल वो कहलाएगा क्रांतिक कोण, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल तो उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल हो वो कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन का कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण से अधिक हो, सिचुएशन देख रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया तो ये थीटा इस थीटा से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ये वाला तो है क्रांतिक कोण, ये वाला कौन सा है आपका क्रांतिक कोण, लेकिन ये क्या है क्रांतिक कोण से अधिक है। आइए आगे देखते हैं। तो उदाहरण क्या बनते हैं इसके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है आपसे, हीरे का चमकना, हीरे में बहुत सारी सरफेस होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे का चमकना किस घटना से संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेत में मृगरचिका का बनना, मृगरचिका क्या है, जो इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ते हैं उन्हें मृगरचिका समझ में आ, मृगरचिका वो है जैसे कि रेत में जब जाते हैं रेतीले इलाकों में तो क्या होता है, लगता पानी भरा हुआ है, आगे जाके लगता वाटर, लेकिन जब जाते हैं तो पानी नहीं होता, वो शाइनिंग हो रही होती है पानी जैसी। तो मृगरचिका मतलब आंखों का धोखा हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका, किस में आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। क्योंकि रेत में क्या होता है, पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, सिल्वर विल्वर सब पाया जाता है उसमें, तो क्या होता है उसमें कणों से होकर मृगरचिका टाइप का एक हमको भ्रम हो जाता है कि वहाँ पर वाटर है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा इलेक्ट्रिकल में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है केबल्स का, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच के किनारों का चमन, जब कांच के किनारे, जब कांच टूट जाता है तो उसकी सरफेस जो होती है किनारे किनारे की जो बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर क्या होता है, साइन करता है, तो उसका चमकने का कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। आगे देखते हैं एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जो लेडीज़ में एक ऑपरेशन होता है उसमें एंडोस्कोपी लेडीज़ या जेंट्स दोनों में होता है, तो उसमें क्या होता है एंडोस्कोपी में, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ताकि जो इमेज है, जिस ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हमें देखनी है वो कायदे से हमको एंडोस्कोपी के थ्रू दिखे और उसको ऑपरेट कर सके। तो एंडोस्कोपी में भी, एंडोस्कोपी इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ENDO स्कोपी, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी भी इसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आता है कि किसी कांच के अंदर जो पानी भरा हुआ है और उसके अंदर क्या है, एयर के बुलबुले बन रहे हैं, छोटे छोटे एयर के क्या बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं। तो एयर के बुलबुले क्या हैं, चमकते हैं पानी के अंदर, तो उन चमकने का कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये IAS में एक बार पूछा गया था कि कांच के बर्तन में, वो व्यतिकरण से कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था कि पानी के अंदर अगर, सॉरी, कांच के बाउल के अंदर क्या रखा है, पानी, पानी के अंदर क्या है, एयर के बुलबुले बन। आप सोचिए दो सरफेस बन गई, एक डेंस कांच और एक क्या हो गया, वाटर कम डेंस। तो अंदर जो बुलबुले बन रहे हैं वो कलरफुल बन रहे हैं, किसकी वजह से बन रहे हैं, चमक क्यों रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण होता है, ये क्या है आप लोग सब जानते हैं, ये है प्रिज्म। प्रिज्म से क्या होता है, जब श्वेत रंग की प्रकाश की किरण प्रिज्म से चेक किया गया देख के, और अगर हम वो देखें वायुमंडल से जब होके आती तो ऐसा क्या होता है, या पानी की बूंदों से होके आती तो भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रिज्म में डाल के देखा गया तो क्या होता है, ये सीधी सरफेस है, जैसे श्वेत को निकलना चाहिए था, लेकिन होता क्या है उसका, इंग्लिश में इसको डिस्पर्शन बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्शन हो जाता है, मतलब वो 7 भिन्न भिन्न रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, 7 भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है कुछ इस प्रकार से। कुछ का डिस्पर्शन, मतलब कुछ का डिस्पर्शन थोड़ा कम होता है, कुछ का कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो लाल का डिस्पर्शन सबसे कम हुआ है, लेकिन जो बैगनी है उस सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन हुआ है, या उसका सबसे ज़्यादा अपवर्तन हुआ है। ठीक है, तो उस आधार पे बनता क्या है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर प्रिज्म से श्वेत किरण गुजारी जाए तो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त जाए। ऑर्डर क्या है, विपगीयोर है, सबको मालूम है। इस पूरे क्रम में बीच का रंग कौन सा होता है, ये भी पूछा गया, वो होता है हरा। तो बीच का रंग कौन सा होता है, इसीलिए मैंने उसको अलग से लिखा है हरा। वर्ण विक्षेपण की घटना में या डिस्पर्शन की घटना में बीच का रंग कौन सा होता है, हरा। इंद्रधनुष की घटना में अभी बढ़ाऊंगा, उसमें भी बीच का रंग कौन सा होता है, हरा होता है, ये भी अभी यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, तो हमने उसको एक साथ डाटा बना दिया, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये पिछले वाले में आपको बताया था, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
और क्या होता है, वेग भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि आप ये सोचिए जो सबसे पहले निकल रहा है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी ना, तो वेग सबसे अधिक होता है। फिर धीरे धीरे जितना डिस्पर्सन होता जाएगा उसका वेग उतना ही कम होता चला जाएगा। अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसका डिस्पर्सन या अपवर्तन सबसे कम हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो है सबसे कम अपवर्तनांक है, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, बैगनी का है। तो दो चीज़ें आपकी अधिक हो गई, लैम्डा एंड वी। कम क्या क्या हो गई, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन भी बताया था। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होगा। क्यों होगा, ये बिखरते नहीं है जल्दी, तभी तो सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। याद आया आपको, तो सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या था, प्रकीर्णन था। तो बिखराव कम होता है। इसी वजह से, बिखराव कम होने की वजह से, एक आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा कि जो रोड में सिग्नल है वो रेड लाइट का ही दिया जाता है, ताकि जब मोटर गाड़ी रात में भी दूर से रेड लाइट सबसे पहले रेड लाइट का बिखराव कम होगा तो दूर से ही दिख जाएगी रेड लाइट हमको। बाकी रंग दूर तक आते आते क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए रोड पर जो लाइट का कलर है वो रेड दिया गया है। आई बात समझ में। आइए बैगनी रंग के बारे में देखते हैं। बैगनी का लैम्डा सबसे कम होता है, वी सबसे कम होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा थी तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कम हो गई। अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, बता दिया अभी। प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, मतलब बिखराव सबसे अधिक होगा। बिखराव सबसे अधिक होता है इसलिए आकाश में बिखराव होने का आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इस बात को याद रखिएगा। अब डिस्पर्सन से संबंधित एक घटना है जिसको बोलते हैं इंद्रधनुष की घटना। इंद्रधनुष क्या होता है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बनते हैं इंद्रधनुष। तो सबसे पहले क्या होता है, बरसात जब हो जाती है तो कुछ वाष्प की बूंदें हमारी वातावरण में रह जाती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें। उनसे सूर्य की किरण जब गुजरती है तो होता क्या है, इंद्रधनुष की घटना बिल्कुल प्रिज्म की तरह, वहाँ पर 7 रंगों का निर्माण होता है। 7 रंगों का निर्माण होता है। तो आवश्यक शर्त क्या है, वर्षा बाद बनेंगे। वर्षा के बाद जो वाष्प की बूंदें होंगी उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश जब उससे गुजरेगा, वाष्प की बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ने पर बिखराव होता है। वाष्प की बूंदों से जब सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है, वाइट रेज, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो बिखराव होता है। सूर्य की विपरीत दिशा, मतलब सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। ऐसा नहीं होगा सूर्य इधर है तो इधर ही इंद्रधनुष बने, तभी तो रिफ्रैक्शन होकर उधर बनेगा, डिस्पर्शन होके। तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है VVI कि इसमें कौन सी घटना है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाएँ होती हैं। परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाएँ किसमें होती हैं, आपकी इंद्रधनुष में होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा इंद्रधनुष से संबंधित क्वेश्चन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाएं किसमें होती हैं, आपकी इंद्रधनुष में होती हैं। ऑब्जेक्टिव आया हुआ है ये। अब क्या होता है, एक चीज़ लोग नहीं बताते वो बता रहा हूँ। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष कुछ रंग की डेंसिटी और अपवर्तनांक के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, लाल रंग का डिस्पर्सन कुछ ज़्यादा होता है और मतलब जो एक्चुअल है उससे भी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। तो उस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक में क्या होता है, जब 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार परावर्तन की घटना हो तो इसको प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। जब 2 बार अपवर्तन की घटना हो और 2 बार ही परावर्तन हो तो उसको द्वितीयक। बड़ा सरल है। प्राथमिक मतलब बस ये याद रखिए, परावर्तन इसमें 1 बार रखना है, अपवर्तन दोनों में 2 बार रखना है। तो रिफ्रैक्शन तो होना जरूरी है, तभी तो आपको इंद्रधनुष दिखेगा सूर्य से टकरा के पानी की बूंदों से। तो 2 बार अपवर्तन हो, 1 बार परावर्तन। जब 2 बार अपवर्तन हो, 2 बार परावर्तन। द्वितीयक में क्या, 2 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन दोनों हो, और इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। और इन धनुष के बीच का कलर कौन सा होगा, हरा होगा। जैसे कि इसमें होता है हरा, वही है कलर इसमें भी हरा रंग बीच में होता है। आपको पीला, नारंगी ये सब दिया जाएगा ऑप्शन में, आप याद रखिए हरा रंग बीच में होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन जैसे क्या हुआ, हम यहाँ पर खड़े हैं, सूर्य की कुछ किरणें आई तो क्या हुआ, कुछ हमारे हल्का सा विवर्तित होके, मतलब थोड़ा सा टकरा के हमसे ऊपर से निकल जाती, लगता है सूर्य का प्रकाश सीधा जा रहा है, लेकिन क्या होता है वो हमारी कुछ छाया बनाते हुए पीछे हमारी हल्की छाया बनेगी और हमारे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश हमारे उधर से आर पार निकल जाता है। लगेगा कि वो सीधा निकल गया, लेकिन वो सीधा नहीं निकलता, थोड़ा सा डिस्पर्सन हो जाना। तो होता क्या है, जैसे कि खिड़की खोली तो खिड़की की कभी छाया होती है, उसके पीछे सूर्य का प्रकाश दिखता है, लेकिन उस छाया का शैडो भी दिखता है, तो वो क्या होता है विवर्तन। मतलब कोई सरफेस रखी हमने और क्या हुआ, यहाँ से ऐसे करके ये निकल गया,
मतलब कोई ब्लॉक आया, सूर्य का प्रकाश हल्का सा विवर्तन मतलब अपने मार्ग से हट जाता है, कोई बाधा आई उस बाधा से दूर हट के निकल जाता है और सीधा निकल जाता है, लगता है वो सीधा निकल के थोड़ा सा लेकिन दूर हटता है, उसको पार करके निकल जाता है और शैडो बनने लगता है। तो जैसे खिड़की खोलते हैं तो खिड़की से क्या होता है, शैडो बनता है, कभी कभी खिड़की पे खिड़की का शैडो बन जाना। तो ये सब किस में आता है, विवर्तन में आता है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण क्या है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था टॉमस यंग ने। किसने दिया था, टॉमस यंग ने। इन्होंने क्या बताया, जब दो समान आवृत्ति मतलब समान तरंगें, दो समान आवृत्ति जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब अगर इतना एक फिक्स हो कि इतने डिग्री बाद वो आपका किरण जो है ख़त्म हो रही, तो उतनी देर बाद आपकी फ्रीक्वेंसी दूसरे की भी सेम ही रहे। तो दो समान आवृत्ति और समान आयाम मतलब जिनका मैग्नीट्यूड लगभग सेम हो, बिल्कुल समान नहीं लगभग सेम हो, वो तरंगे किसी माध्यम में एक साथ दोनों एक साथ माध्यम गमन करती हैं, तो उनका एक परिणामी एक निकलता है। तो परिणामी किस हिसाब से निकलेगा, दो हिसाब से निकलेगा। या तो उसको ऐड करके चलेगा, यहाँ मैंने दो किरणें बनाई है, देखो एक दो, एक डॉटेड बनाई है, एक रेड बनाई हुई है। तो या तो उस परिणाम में क्या होगा, दोनों जुड़ के एक नया परिणामी मतलब और मैग्नीट्यूड की किरण निकलेंगे। अब जरा ऐसे सोचिए, जैसे हमने गाना गाना शुरू किया और एक साथ में और गाना सेम आवृत्ति सेम आवाज़ में गाना शुरू करें, तो क्या होगा, वो आवाज़ सेम होकर लाउड होकर और निकलेगी, तो वो क्या कहलाता है, आपका समपोषी। और अगर हमने एक गाना शुरू किया, दूसरे ने दूसरा गाना शुरू किया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, विनाशी। इससे सिंपल मैं समझा नहीं सकता हूँ, क्या है, दो आवाज़ें एक साथ सेम चीज़ गाएं लोग तो क्या होगा, समपोषी, और अलग अलग की चीज़ें करें तो वो क्या होगा, विनाशी। तो इस पे एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट आता है, वो क्या आता है कि जल में केरोसिन रंगीन दिखाई देता है। जल में अगर हम केरोसिन का ऑयल डाल दें तो क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखने लगता है। वाटर में तेल डाल दें जो केरोसिन ऑयल, तो रंगीन दिखने लगता है ना। दो किरणें एक मिलके क्या होते हैं, एक रंगीन मतलब एक बोलना चाहिए एक परिणामी किरण दिखने लगती है, तो रंगीन दिखाई देना वो क्या है, एग्जाम्पल व्यतिकरण का है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, अब साबुन के बुलबुले कलरफुल होते हैं, लेकिन सूर्य की किरण पड़ते हैं वो क्या दिखने लगते हैं, कलरफुल, कैसे दिखने लगते हैं, रंगीन दिखने लगते हैं। मतलब कलर उनमें नहीं होता है, कलरलेस होते हैं वो साबुन के बुलबुले, लेकिन सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो कलरफुल दिखने लगते हैं, रंगीन दिखने लगते हैं। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखने का कारण आपका व्यतिकरण है। जल में केरोसिन ऑयल डालने के बाद वो उसका कलरफुल दिखने का कारण भी आपका व्यतिकरण है। तो साथियों, ये आज के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर था, इसको बनाइएगा नोट्स, आपको पक्का इससे संबंधित आंसर ज़रूर आप सही कर लेंगे। इसके बाद प्राथमिक द्वितीयक रंग बताऊंगा और उसके बाद आपको लेंस से संबंधित पार्ट बताऊंगा और प्रकाश का समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।